रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तू यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। माय नेम इज़ सुमित सैनी और अपन लोग पढ़ रहे थे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने विस्कोसिटी के बारे में बताया था। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, यानी अपन लोग विस्कोसिटी को नॉर्मल वे में देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, गाढ़ेपन से समझ सकते हैं। वैसे तो गाढ़ेपन से मतलब डेंसिटी होता है, लेकिन टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिसकी टेंडेंसी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगी फ्लूइड की, मतलब उसकी विस्कोसिटी से मतलब है, ठीक है। यानी विस्कोसिटी और विस्कोसिटी से वैसे मतलब क्या है कि फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, यानी फ्लूइड की जो लेयर्स रहती है उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो विस्कोसिटी होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि देखो अपन लोग जब लिक्विड, देखो अलग अलग बताता हूं आप लोगों को सेपरेटली, लिक्विड प्लस लिक्विड लेयर होगी, लिक्विड प्लस लिक्विड लेयर्स होगी, उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है या विस्कस फोर्स जो लगता है, ठीक है, वो मतलब जो फ्रिक्शन लगता है वो विस्कस फोर्स होता है, जिसको अपन लोगों ने ये फाइंड किया है, जिसको अपन लोगों ने क्या निकाला है, ये, ठीक है। और आप लोग पहले पढ़ चुके हो, जब दो सॉलिड लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन को आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। लिक्विड लिक्विड लेयर्स का भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया। अब थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन अगला जो है उसका भी मैंने दिया था कि जब दो, मतलब एक सॉलिड लेयर और एक लिक्विड लेयर यानी फ्लूइड की लेयर, जब सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसकी बात अपन लोग कर रहे थे, ठीक है। ये कहानी अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका नॉर्मली इंट्रोडक्शन टाइप मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अपन बात करते हैं कि जब सॉलिड और फ्लूइड आपस में कांटेक्ट में हो, इनकी सरफेस आपस में कांटेक्ट में हो, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसके बारे में अपन लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। यानी मैं बोलूं कि सॉलिड प्लस लिक्विड या फ्लूइड बोल दो, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको अपन लोगों ने दो केस उसके बनाए थे। एक केस तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैंने कल आप लोगों को नाव वाला एग्जांपल देके बताया था, मतलब लिक्विड लिक्विड लेयर प्लस सॉलिड लेयर, यानी इनकी जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ऐसे आ रखी हो, ठीक है। तो अब देखो ये जब इसकी मोशन आगे की ओर होगी, ये आगे की ओर मोशन करेगा, ये जो नाव है, शिप है, ये आगे की ओर मोशन करेगी, ठीक है। तो देखो इनकी ये जो सरफेस है, दोनों की कांटेक्ट सरफेस है, इनके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे उस फ्रिक्शन फोर्स को, क्योंकि ये जो नीचे वाली वाटर की जो या फ्लूइड की जो सरफेस है ये इसको आगे की ओर मूव होने नहीं देना चाहेगी, तो ये भी इस पर फ्रिक्शन लगाएगी, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगी, जहां रिलेटिव मोशन होगी वहां फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके बीच की जो फ्रिक्शन फोर्स की अपन लोगों ने बात की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विस्कस फोर्स अपन लोगों ने निकाला है उससे ही अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, ठीक है। यानी इनके बीच में भी एक तरीके से फ्रिक्शन जो होता है वो विस्कस फोर्स ही होता है, ठीक है। कब, जब ये इमर्ज्ड नहीं हो, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन फ्लूइड, जब फुल्ली ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड हो, जैसे सबमरीन का एग्जांपल अपन लोग ले सकते हैं। सबमरीन जो होती है वो एकदम अंदर ही अंदर मूव करती है, या ठीक है, जैसे मान लो एक ही यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मोशन कर रहा है। अब इस पर भी ये जो फ्लूइड है इसके द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाएगा।
अब ये फ्रिक्शन अपन कैसे फाइंड करते हैं, आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना मैंने कल आप लोगों को बता दिया था और इस पर लास्ट एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। जिस बच्चे ने वो टॉपिक नहीं देखा है, विस्कोसिटी के बारे में जिसको पढ़ना है और ये चीज़ करनी है, वो पीछे वाले वीडियो के अंदर जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह उसके अंदर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बेसिकली, वैसे तो अपना जो टॉपिक होने वाला है वो स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी पर होने वाला है, और फिर लास्ट में एक IIT JEE एडवांस 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं इनके बीच के फ्रिक्शन की। ठीक है, आप लोग खुद सोचो इनके बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो अपन लोग जब खुद वाटर के अंदर, जैसे नदी है उसके अंदर, पानी के अंदर जब ऐसे तैरते हैं अपन लोग, तो वाटर के द्वारा अपन को भी फील होता है, उसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है, अपन को आगे नहीं जाने देना चाह रहा पानी। ठीक है, तो मतलब ये जो लेयर्स है फ्लूइड की, ये इस पर भी फ्रिक्शन लगाएगी। अब वो फ्रिक्शन अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए स्टोक्स द्वारा एक थ्योरम दी गई, एक लॉ दिया गया, चीज बताया गया कि कैसे कैसे अपन लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन लोग अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो जो आज का जो मेनली टॉपिक अपना वो है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ हो तो उस पर अपन विस्कस फोर्स है वो कैसे फाइंड करते हैं, कितना विस्कस फोर्स लग रहा है ये बताया गया। यानी मान लो कोई एक ही ऑब्जेक्ट है, ये मान लो फ्लूइड है, इसके अंदर एक कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो विस्कस फोर्स है वो किस किस पर डिपेंड करता है वो बात करते हैं अपन लोग। यानी विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, कब, स्टोक्स ने देखो जैसे मान लो आप लोग पहले सोच के देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जो विस्कस जो फोर्स लगेगा वो उसकी शेप एंड साइज पर करेगा। एक तो देखो मान लो क्यूब है कोई, उसको अपन डुबोते हैं, एक मान लो अपने पास में एक शंकु है ऐसी आकृति है, उसको डुबोते तो इस पर फोर्स कम लगाएगा। ठीक है, और क्यूब को डुबोएंगे तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। यानी सबसे पहला इसमें जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रहा है कि वो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है फ्लूइड। ठीक है, दूसरा डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जिस ऑब्जेक्ट को अपन ने उसके अंदर डुबोया है, जिसको मोशन करा रहे हैं अपन लोग, उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब अपन लोग सॉलिड और सॉलिड की जो लेयर्स होती है, सरफेस होती है, उनके बीच में जब अपन लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उस पर स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आप लोग खुद सोच के देख सकते हो, जैसे मान लो एक सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को मैं मोशन कराता हूँ आगे की ओर v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, वो कितना होता है, म्यू के इंटू एन होता है। ठीक है, अब एन क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, जनरली mg होता है n। ठीक है, तो देख लो यहां पर ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जब बात सॉलिड और लिक्विड की आएगी, ठीक है, और लिक्विड प्लस लिक्विड की आएगी, ठीक है, लिक्विड के अंदर भी देखो मैंने अभी कल आप लोगों को विस्कस फोर्स क्या बताया था, लिक्विड और दो लिक्विड लेयर्स आपस में जब कांटेक्ट में आ रखी हो तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो भी देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होना मस्ट है, नेसेसरी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तभी विस्कोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जब सॉलिड लेयर्स, सॉलिड सरफेस होती है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, दो सॉलिड लेयर्स, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो स्पीड पर या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब ये वाली कंडीशन आएगी, लिक्विड वाली कंडीशन आएगी, तो उसमें क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उस पर विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ठीक है, शेप एंड साइज जितनी बड़ी होगी उस पर विस्कस फोर्स उतना ही लगेगा। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों वो करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी निट्टा पर। ठीक है, निट्टा पर भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा ये जो विस्कस फोर्स लगेगा ये।
ठीक है। अब अलग अलग देखो, अलग अलग जो शेप होती है उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले डिराइव किए गए, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर ओनली बच्चों स्टोक्स द्वारा दिया गया जो है फॉर्मूला वो अपन काम में लेंगे। वो दिया गया था स्पीयर के लिए, वो स्पीयर के लिए काम में लिया गया था। ठीक है। अब स्पीयर के लिए भी देखो, स्पीयर की साइज पर डिपेंड करेगा, यानी जो विस्कस फोर्स होता है वो क्या होता है, स्पीयर की रेडियस पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्पीयर, यानी रेडियस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा किस पे, स्पीड पर डिपेंड कर रहा था, यानी वेलोसिटी पर, स्पीड पर डिपेंड करेगा। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, नीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब आपको पता है नीटा जितना ज्यादा होगा उतना ही उस पर विस्कस फोर्स लगेगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी विस्कस फोर्स होगा, और रेडियस जितनी ज्यादा होगी स्पीयर की, जितना बड़ा स्पीयर होगा उस पर विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी ये तीनों क्वांटिटी है ये विस्कस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, विस्कस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। कैसे भी लिख लो, आर वी नीटा। ठीक है। लेकिन अपन को यह नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन इनकी पावर्स क्या होगी। ठीक है। तो पावर्स मैंने क्या मान ली, ए बी सी मान ली तीनों की। इस प्रकार से मान लो ये डिपेंड कर रही है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब मैं इक्वल टू में चेंज करता हूं तो एक कांस्टेंट लेके आता हूं, मैं यहां पर लेके आ गया के। ठीक है। आर की पावर ए, वी की पावर बी, नीटा की पावर सी। ठीक है। ये आ गया अपने पास में, ये फॉर्मूला आ गया। अब अपन को ए बी सी की इनकी वैल्यू चाहिए अपन, क्योंकि यहां पर अपन को फिक्स फॉर्मूला चाहिए इसका। ठीक है। तो वो निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले बेसिक जब आप लोग पढ़ते हो तो डायमेंशंस निकालनी पड़ते हो, और डायमेंशन एनालिसिस के अंदर जब ऐसे क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड हो रखी हो तो उसके द्वारा अपन फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस से कैसे निकालते हैं वो आपको निकालना सिखाया गया है। ठीक है। चलो मैं आगे करता हूं, इसको अपन लोग सोल्व करते हैं आगे डायमेंशन एनालिसिस से। देखो अपने पास में क्या आया है फॉर्मूला, अपने पास में बच्चों फॉर्मूला निकल के आया है एफ वी इजिकल टू के आर की पावर ए, वी की पावर बी, नीटा की पावर सी। ये फॉर्मूला अपने के पास में निकल के आया है। ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस से अपन कैसे करते हैं, यहां पर फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2 इजिकल टू के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। आर रेडियस है, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L1 की पावर A। V वेलोसिटी है या स्पीड है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L1t माइनस 1 की पावर B। ठीक है। नीटा की डायमेंशन कल मैंने आप लोगों को निकाल के बताई थी, m1 l-1 t माइनस 1, यानी m1 l-1 t माइनस 1 की पावर सी। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं अपन डायमेंशन एनालिसिस में, डायमेंशंस में। तो देखो ये क्या आएगा, m1 l1 t माइनस 2 बराबर m की पावर बोलो क्या आएगी, c, m इनमें है नहीं तो m की पावर c, l की पावर बोलो l एक ये रहा a, यहां b प्लस b, और इधर आ गया माइनस है तो माइनस c, जोड़ दी मैंने। अरे बेस इक्वल है तो क्या पावर्स को मैं जोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं। t की पावर बोलो यहाँ t है नहीं, इधर क्या है माइनस b है, t की पावर इधर क्या है माइनस c, तो माइनस c। ये आ गया अपने पास में, राइट। अब दोनों साइड में कंपेयर कर लो आप लोग, तो कंपेयर करोगे तो इधर m की पावर कितनी है c, इधर m की पावर कितनी है a, तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ से 1 आ गई। ठीक है। इधर बोलो l की पावर 1 है, इधर l की पावर बोलो a प्लस b माइनस c है, इधर बोलो t की पावर कितनी है -2, इधर बोलो माइनस b माइनस सी, सी की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, एक आई है -2 इजिकल टू माइनस बी माइनस 1, तो ये क्या आएगा -2 इजिकल टू, इधर लेके आओ इसको माइनस को 1 को, +1 हो जाएगा माइनस बी माइनस 1 इजिकल टू माइनस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आई है बच्चों मेरे पास में 1, b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 1 इजिकल टू a, b की वैल्यू रखो 1 माइनस a की वैल्यू, c की वैल्यू 1, ये इससे कट गया, क्या आ गया a की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या पता लगा, अपने पास में जो यहाँ पर वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा बोलो, के आर की पावर 1, वी की पावर 1, नीटा की पावर 1,
तो अपने पास में जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो ये आया आर वी नीटा। ठीक है, अब यहां पर के कांस्टेंट है तो के की वैल्यू अपन डायमेंशन एनालिसिस से पता कर नहीं सकते, तो इसलिए स्टोक्स द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके द्वारा इस के की जो वैल्यू है बच्चों वो बताई गई 6 पाई। ठीक है, तो अपने पास में पूरा ये फॉर्मूला जो निकल के आता है वो क्या आता है 6 पाई नीटा आर वी। तो ये ध्यान में रखना, इतना विस्कस फोर्स लगता है 6 पाई नीटा आर वी। जब एक सॉलिड स्फीयर को या फिर एक स्फीयर को अपन लोग जो फ्लूइड है उसके अंदर इमर्ज्ड कराते हैं, मोशन कराते हैं, तो उस पर विस्कस फोर्स है वो इतना लगता है। ठीक है, कितना 6 पाई नीटा आर वी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको आसानी से ध्यान में रख लोगे। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बोलो, नोट कर लो। आप लोग वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आप लोगों को इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, उसके बाद में अपन लोग टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करो और नोट करो। कर लिया नोट? मिटा दूं? अरे मिटा दूं, मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं। एक बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये फ्लूइड है, मान लो यहां पर, इसमें ये स्फीयर है, ये मोशन कर रहा है, जिसका मास आप लोगों को दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, इसकी जो विस्कोसिटी है वो दी हुई है 10⁻³ न्यूटन सेकेंड इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, kg/मीटर इंटू सेकेंड। नीटा दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आप लोगों को रेडियस भी दी हुई है। रेडियस इसकी दी हुई है, मान लो आप लोग 10⁻²2 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है। ठीक है, आप लोगों को पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर है उसका एक्सेलरेशन बताना है कि किस एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो मूव कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी है, 10⁻³ दी हुई है, 10⁻³ दी हुई है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इसकी दी हुई है। ठीक है, आप लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बुओयेंसी, आप लोग ट्राई खुद कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं बता रहा हूं। देखो बुओयेंसी फोर्स क्या होता है 6 पाई नीटा आर वी, यानी इस पर फोर्स इतना लग रहा है। ठीक है, यानी ये ऊपर की साइड लग रहा है, फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, ये इधर की ओर मूव कर रहा है। राइट, अपन को तो एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इजिकल टू 6 पाई नीटा आर वी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 6 पाई नीटा आर वी अपॉन एम। वैल्यू रखो 6 पाई इंटू, पाई की वैल्यू रख दो 6 इंटू 3.14 इंटू नीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻3। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻⁻2। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁻3 डिवाइड बाई ये कितना दिया हुआ है 2। तो देखो क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो क्या आएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻2। तो बोलो कितना आ गए 4 3 जा 12, 1 3 1 जा 3 3 1 4 और ये 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों अपने पास में निकल के इसका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप लोगों को ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, फिर आगे अपन लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करो और नोट करते जाओ। हाँ, तो अब अपना अगला टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये क्या होती है। ठीक है, देखो समझना आप लोग, टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बताना चाहूँ तो आप लोग खुद इसको फील करके देख सकते हो। एक तो पैराशूट का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, टर्मिनल जो वेलोसिटी है स्टोक्स फॉर्मूला है उस पर बेस्ड टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, देखो पैराशूट है। ठीक है, जब कोई
आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो ऊपर हाइट से पैराशूट से जब कूदता है, ठीक है, तो उस पर जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब जी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड बढ़नी चाहिए। यानी पहले 10 मीटर से इनिशियली, फिर पहले 0 थी, फिर 1 सेकंड बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 2 सेकंड बाद में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई, ऐसे बढ़ती जाएगी उसकी। तो बढ़ती जाएगी तो उसको लास्ट में जब अर्थ सरफेस पे आके टकराएगा तो बहुत एकदम स्पीड से टकराएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बारिश में जो बूंदे होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं आप लोग कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड से आके नहीं गिरती है। तो उसका क्या रीज़न होता है कि वो इतनी स्पीड से आके नहीं गिरेगी? क्योंकि देखो, जब बारिश की बूंद ऊपर से गिरना स्टार्ट होती है तो उस पर भी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी के मतलब रिस्पेक्ट में वो मूव करेगी आगे, यानी उसकी स्पीड भी बढ़ती रहनी चाहिए हर सेकंड। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है, जो एयर ड्रैग है या एयर का जो फ्रिक्शन है वो उस पर लगता रहता है, यानी विस्कस फोर्स उस पर लगता रहता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहेगी, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से आके वो नीचे गिरेगी। वो जो कांस्टेंट स्पीड से आके वो नीचे गिरती है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। वरना तो एकदम स्पीड से आके वो गिरती, अपने सर पे लगती, तो आपको पता ही है फिर क्या होता है, एकदम स्पीड से लगती तो, ठीक है। तो देखो, अपन लोग टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं कि मेरे पास मान लो ये एक इन्फिनिटी या अनंत विस्तार का मेरे पास में एक फ्लूइड है, ऐसे, ठीक है। जब इसमें मैं एक लिक्विड ड्रॉप को गिराता हूं, जब इसमें मैं एक लिक्विड ड्रॉप मान लो, या फिर मान लो इसमें एक स्पीयर को जब मैं इसके अंदर गिराता हूं, एक स्पीयर है मेरे पास में, ठीक है, इसको मैं जब इसके अंदर गिराता हूं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो, इनिशियली इस पर इसका फोर्स खुद का वेट लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, फिर इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, बुओयेंसी फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब इसको मैं इसके अंदर छोड़ूंगा तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब वेलोसिटी 0 होने से इस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपको पता है विस्कस फोर्स अपने पास में क्या है, 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। तो v 0 होने से f क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद में ये यहां पर आएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, यानी अब इसमें W तो नीचे लग ही रहा है, इसका वेट, ठीक है, ऊपर बुओयेंसी फोर्स लग रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा था, वेट ज्यादा था, यहां पर बुओयेंसी फोर्स ही लग रहा था ओनली, और उससे वेट ज्यादा था इसलिए नीचे की ओर आ रही थी, ठीक है। जब ये इस कंडीशन में आई तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगने लग गया, विस्कस फोर्स, यानी अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या लग रहा है बच्चों, बुओयेंसी फोर्स और विस्कस फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वेट लग रहा है इसका। लेकिन यहां के भी ये रुकेगी नहीं, बोल तो नीचे की ओर जाती जाएगी, मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें जो बुओयेंसी फोर्स और इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, वेट से कम होगा, वेट ज्यादा है अभी भी, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की ओर जाती जा रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और एक्सेलरेशन इसका क्या होता जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी इसके अंदर, जब क्या होगा, इसका जो वेट है वो इस पर लगने वाले विस्कस फोर्स और बुओयेंसी फोर्स की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी अब क्या आ गई, ये जो बॉल है या फिर ये जो स्पीयर है ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब इस पर एफ नेट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी नेट फोर्स इस पर 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या फिर ऐसे बोल दो, कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होगी जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। यानी अब ये इस कंडीशन में ये जो स्पीयर है ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर मूव करने लगता है, उस स्पीड को बच्चों बोलते हैं अपन लोग टर्मिनल वेलोसिटी। यही रेन ड्रॉप के साथ में होती है यही कंडीशन, ठीक है। अब एफ नेट 0 हो गया मतलब इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में
अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो बोयेंसी फोर्स लग रहा है और एक विस्कस फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई, एफ नेट की ये कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये स्फीयर है ये इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके लिए ये कंडीशन होगी, यानी उस पर लगने वाला बोयेंसी फोर्स और उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स, दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो स्फीयर है इसके वेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये जो ड्रॉप मानी है, ठीक है, मैं चलो इसका अलग से इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। अब इसका देखो डेरिवेशन करके आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, अपने पास में ये कंडीशन आ गई इक्विलिब्रियम की। ठीक है, देखो मैं लास्ट वाली कंडीशन बना रहा हूँ अभी। ये मेरे पास फ्लूइड है, यहां पर है मान लो ड्रॉप, जो स्फीयर है वो यहां पर है, इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है, इस पर ऊपर की ओर एफ वी लग रहा है और बोयेंसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने ये जो लिया है, ये जो फ्लूइड लिया है, इसकी डेंसिटी तो मैंने सिग्मा मान ली। ठीक है, और ये जो स्फीयर है इसकी डेंसिटी मैंने रो मान ली। ठीक है, तो देखो अब फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सीधा डायरेक्ट लिख दो, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखना नहीं है, अपर डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, अपर डायरेक्शन में फोर्स प्लस ये, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो किसके इक्वल होगा, अपर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है, अपर डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे, राइट। अब ये तो क्या होता है, m इंटू जी होता है। अब देखो बोयेंसी फोर्स जो अपन लोगों ने निकाला था वो निकाला था रो वी जी, क्या निकाला था, रो वी जी। ठीक है, वी रो जी, या फिर ऐसे लिख लो रो वी जी या फिर वी रो जी, ये निकाला था अपन लोगों ने। ठीक है, अब यहां पर रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब यहां पर अपन ने फ्लूइड की डेंसिटी क्या ली है बच्चों, सिग्मा ली है, यहां पर फ्लूइड की डेंसिटी क्या ली है, सिग्मा ली है। अब वॉल्यूम कौन सा है, जितना स्थान वाटर का, फ्लूइड का, ये जो ऑब्जेक्ट है ये जितना स्थान उसका घेरता है, उस फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो ये वॉल्यूम होता है। अब ये वाला जो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, ये इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये जो स्फीयर है जिसकी रेडियस है वो मैंने आर मानी है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, बोयेंसी फोर्स आ गया। मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस एफ वी क्या है, 6 पाई नीटा आर वी टी। अब मैंने जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी v मान ली, मान लो ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रहा है, ये मैंने निकाल दिया इधर। ठीक है, तो देखो m को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू वी यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी। तो रो इंटू वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम, क्योंकि इसका ही तो वॉल्यूम आएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इजिकल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी। तो इस वक्त को इधर लेके आ जाओ, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देखो इसको इधर लेके आओगे, चलो एक बार मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इजिकल टू 6 पाई नीटा आर वी इंटू टी। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या बचेगा, सिग्मा रो माइनस सिग्मा बराबर 6 पाई नीटा आर वी टी, ये बचेगा। अब देखो पाई से पाई यहाँ से कट गया, ये इससे कितनी बार कट रहा है, 2 से ये 3 बार,
ये यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, ये आर कट जाएगा, ये नीटा बचेगा, तो यहाँ से वी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, इस 3 को इधर लेके आओगे तो 9 यानी 2/9, ये नीटा भी इधर आएगा 2/9 नीटा। ठीक है, इधर क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर और जी भी है साथ में, ये जी भी तो है, जी क्या बचा, रो माइनस सिग्मा, ये लो। तो ये अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी और सिग्मा माइनस रो। बहुत ही आसान सा है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बिल्कुल आसानी से समझ में भी आया होगा। ठीक है, यहाँ से ये जो मैंने बोयेंसी फोर्स निकाला है, ये इसके शुरुआती वीडियो आप लोगों को देखने पड़ेंगे, तो आप लोग इसके शुरुआती वीडियो देखें, तब आप लोगों को पता लग जाएगा ये कहाँ से आया है। ठीक है, मैंने एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से अच्छे से इसको समझाया है वहाँ पर। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास में निकल के ये आ गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब देखो कोई सिंपल सी दो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, अगर कहीं आप लोगों को पूछ लिया जाए तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। एक तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और एक दूसरी जो ग्राफ मेरे को बनानी है वो बनानी है वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में, यानी जो स्फीयर है उसकी रेडियस के बीच में। तो यहां से देखो टाइम के साथ में क्या होगा, पहले तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो टाइम के साथ में स्पीड को जब गिराते टाइम बढ़ता रहता है, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, फिर एक टाइम के बाद में, एक कुछ समय के बाद में जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी पहले तो स्पीड बढ़ी, फिर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब ये जो कांस्टेंट स्पीड होती है, ये तो क्या होती है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होती है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक तो ये ग्राफ है, जब v और t के बीच में ग्राफ पूछ ले तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब vt और r, देखो vt और r में रिलेशन कैसा है, vt और r में रिलेशन कैसा है, स्क्वायर का रिलेशन है, तो मतलब इसकी ग्राफ क्या बनेगी, ऐसे बनेगी, पैराबोलिक ग्राफ बनेगी। ठीक है, तो ये दो ग्राफ है, आप लोग बिल्कुल आसानी से नोट कर सकते हो। कर लिया नोट, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अब देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक आसान सा सवाल कराता हूँ, फिर उस पर बेस्ड एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा, और उसके बाद में आप लोगों को एक IIT में आया हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले IIT में आया हुआ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया हुआ है, क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इस बीकर के अंदर फ्लूइड भर रखा है। ठीक है, इसके अंदर मान लो एक ये A है, P मान लिया, P गोला है। ठीक है, ये जो P गोला है इसकी डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है, इसकी डेंसिटी जो स्फीयर है इसकी डेंसिटी दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, जो डायमीटर है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है, इस फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो मैं इधर लिख देता हूं, ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके लिए नीटा भी आप लोगों को दिया हुआ है, कितना है, 3 है। ठीक है, चलो इधर ही बनाता हूं। एक दूसरा फ्लूइड और दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर इसी गोले को इसके अंदर डुबोया गया, एक मान लो क्यू है ये गोला। ठीक है, इसकी डेंसिटी भी आप लोगों को वही दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी कहानी दी हुई है। ठीक है, और इसके साथ में इसकी जो फ्लूइड है इसकी जो डेंसिटी है वो दी हुई है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और इसके लिए जो नीटा है बच्चों वो 2 दिया हुआ है। आप लोगों को पूछा गया है कि VP बटे, यहां लिखता हूं VP बटे VQ फाइंड आउट करना है, यानी ये किस वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव करेंगे, इनकी टर्मिनल जो वेलोसिटी है उनका रेशियो आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। इन दोनों में से आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में से टिक करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करो, कर लिया। चलो मैं करता हूं, देखो ध्यान से।
सबसे पहले आप लोगों के पास टर्मिनल जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिखता हूं, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। जहां पर रो ध्यान में रखना है कौन सी डेंसिटी है, रो तो क्या है इस स्फीयर की, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी होती है, और सिग्मा क्या होता है उस जिस फ्लूइड के अंदर उसको अपन लोग इमर्ज करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो यहां से अगर अपन लोग देखें, देखो इसको सोल्व करते हैं, वीपी क्या आएगा, वीपी 2/9 नीटा पी आर पी का स्क्वायर इंटू जी, फिर बोलो रो पी माइनस सिग्मा पी, मान लो इसको भी पी के लिए ही है। ठीक है, अपोन में कर लेते हैं, चलो साथ में अपोन वी क्यू क्या आएगा, इधर लिखूं मैं 2/9 नीटा क्यू आर स्क्वायर क्यू जी, क्योंकि अपन को डिवाइड निकालना इन दोनों का, तो रो क्यू माइनस सिग्मा क्यू। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, जी से जी कट गया, क्या बचा आर स्क्वायर पी अपोन आर स्क्वायर क्यू बचा, इंटू ये नीटा क्यू ऊपर चला गया, तो नीटा क्यू बटे नीटा पी, नीटा पी नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा रो पी माइनस सिग्मा पी बटे रो क्यू माइनस सिग्मा क्यू, ये टर्म बची है, वैल्यू रख दो सारी। आर पी की वैल्यू कितनी है, इनकी जो रेडियस है बच्चों वो दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी रेडियस क्या आएगी 1/2 आएगी, इसकी रेडियस क्या आएगी 1/2, इसकी भी क्या आएगी 0.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस में दे रखी है सारी यूनिट्स, तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, राइट, इंटू नीटा क्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, नीटा क्यू 2 दे रखा है, सॉरी 2, और ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इंटू रो पी कितना दे रखा है, रो पी ये रहा 8 माइनस सिग्मा पी कितना दे रखा है 1.6, सॉरी ये दे रखा है 0.8 डिवाइड बाई ये कितना दे रखा है 8 माइनस ये कितना दे रखा है 1.6, ये आ गया। अब ये इससे कट जाएगा, क्या आएगा 1/0.4 का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू ये कितना बचेगा बोलो, यहाँ से 7.2 बचेगा, डिवाइड बाई ये कितना बचेगा 6.4, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, और ये कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 25, पॉइंट हटाओगे स्क्वायर है तो 2 जीरो लगेंगे, इसका 25 इंटू 2/3 इंटू 74 डिवाइड बाई 64, तो ये 4 से कट गया, ये 4 से 8 से कटेगा 4 बार, और ये इसे कितनी बार कटेगा, नहीं 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा ना, 4 दूनी 8 64, 8 बार कटेगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा 24 बार, तो कितना आ गया, ये इससे कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी आंसर अपना क्या आ गया वी पी बटे वी क्यू, क्या आंसर आ गया बच्चों 3 आ गया, यानी अपना आंसर नंबर 4। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ सोचना भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था और आप लोगों को करना था। ठीक है, अब आप लोगों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोगों को वो करना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 इक्वल ड्रॉप्स, यानी 27 इक्वल ड्रॉप्स दे रखी है, जो क्या होती है फॉल डाउन होती है। ठीक है, 27 इक्वल ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स हैं, फॉलिंग डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 0.15, यानी इनकी जो वेलोसिटी है वो दे रखी है ये। ठीक है, फिर आप लोगों को बोला है ये सारी जो ड्रॉप्स है 27 ड्रॉप्स है, ये मिलकर क्या कर लेती हैं एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। फिर आपको टर्मिनल जो बिगर ड्रॉप है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, यानी आप लोगों को V2 है उसका मान आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप लोग देखो अपने पास में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2 डिवाइड बाई 9 नीटा आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो V1 अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा 2r1 स्क्वायर जी अपोन 9 नीटा, क्योंकि मीडियम सेम है, नीटा की वैल्यू सेम ड्रॉप सेम मीडियम, तो रो सिग्मा भी सेम। ऐसे ही V2 क्या आएगा बोलो मेरे पास में
2r2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस अलग अलग होगी इनकी, स्मॉल ड्रॉप्स है 27 और ये बिगर ड्रॉप्स है, तो बस इनकी रेडियस का ही डिफरेंस आएगा। अगर मैं बच्चों यहाँ से v1/v2 निकालूं तो v1/v2 मेरे पास में क्या आएगा बोलो, ये बचेगा r1 स्क्वायर/r2 स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को वेलोसिटी v1 तो दिया हुआ है, अब मेरे को r1 और r2 के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो r1 और r2 के बीच में इस प्रकार की क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज चाहिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि 27 एक जो बिगर ड्रॉप है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर जो ड्रॉप है, ठीक है, वो देखो 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, उन्होंने मिलकर क्या किया, एक बड़ी ड्रॉप्स बना दी। यानी जो 27 जो ड्रॉप्स थी, स्मॉल ड्रॉप्स थी, ठीक है, उनका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक बिगर जो ड्रॉप उनसे बनी उसके बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप्स इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, तो बिगर वॉल्यूम स्पेरिकल होगी, स्पेरिकल मान के कर रहे हैं अपन लोग, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब। मैंने बच्चों क्या किया है, जो बिगर ड्रॉप थी उसकी रेडियस मान ली कैपिटल R, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा 4/3 से, तो r क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27r क्यूब, यानी r क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3r का क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है यहां पर इस सवाल के अंदर बच्चों, ये जो कैपिटल R है इसको तो मैंने क्या माना है R2, इसको तो क्या माना है मैंने R2 माना है, स्मॉल r को मैंने क्या माना है R1 माना है, यानी R2 और R1 का मेरे पास में रिलेशन निकल के आया है ये। ठीक है, तो यहां से देखो अपन लोगों को V2 की वैल्यू निकालनी है, इसको कर रहा हूं मैं, तो V2 को ऊपर ले जाओ, V1 को नीचे ले आओ, उल्टा कर लिया इनको, इजिकल टू ये भी उल्टी हो जाएगी संख्याएं का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर बचेगा। तो देखो यहां से क्या आया V2/V1 बराबर R2 की वैल्यू कितनी है 3R1 डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, R1 से R1 कट गया, क्या आ गया 9, यानी इन दोनों का अगर रेशियो भी आप लोगों को पूछा जाए तो वो क्या आया है, इसके अंदर 9 आया है। ठीक है, अब ये मेरे पास में V1 की वैल्यू रही, तो V2 इजिकल टू 9 V1, तो V2 इजिकल टू क्या आएगा 9 इंटू ये क्या आएगा 0.15, तो ये क्या आएगा 4 9 और ये कितना होगा 13, यानी 1.35 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास में क्या हुआ, जो बिगर ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आ गई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, इसकी जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी रेडियस है वो मैंने R1 मान ली, क्योंकि इक्वल है, स्मॉल ड्रॉप्स है उनकी साइज, तो इसलिए रेडियस सेम होगी, और उसकी R2 मानी है यहाँ। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, जब 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स है, 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स है, उन्होंने मिलकर एक बड़ी ड्रॉप्स का निर्माण किया है, ठीक है, मिलकर, तो इसलिए उनका जो वॉल्यूम है 27 छोटी छोटी ड्रॉप्स का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक बड़ी ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने दोनों को वॉल्यूम को इक्विलेट किया और वहां से R1 और R2 का रिलेशन निकाल लिया, इनका रिलेशन निकाल के वो वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, और ये मैंने इसके बाद में इसका आंसर निकाल दिया। बहुत ही आसान सी एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थी, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर, आप लोगों को ध्यान में रखना है इस बात पे। मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखेगा न्यूमेरिकल, वो आप लोगों को खुद को करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।